हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिणा रिवीजन टेस्ट 1 यानी कि DRT 1 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। तो आई होप आपका ये सब पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो एनालाइज करें कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है और अगले टेस्ट में उन मिस्टेक्स को दूर करें। अगर आप पेपर के लेवल की बात करें कि पेपर का लेवल क्या था, तो मैं कहूँगा पेपर का क्वेश्चंस जो थे, पेपर के क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन पेपर जो कि दोनों चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के थे, इसीलिए जो है कैलकुलेटिव होने की वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था, लेकिन क्वेश्चंस इजी थे। ऑल्दो ये रिवीजन के लिए जो एग्जामिनर का मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जामिनर ने कोशिश की है कि लगभग सारे छोटे से छोटे टॉपिक्स जो इन चैप्टर्स के, चाहे नोट्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, यानी कि इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों चैप्टर से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछें, तो इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इस क्वेश्चंस में, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको सॉल्व करके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको n की वैल्यू दी है। n की वैल्यू क्या दी हुई है? आपको 3 दी हुई है। n की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है टोटल वैल्यूज ऑफ m कौन कौन सी पॉसिबल है। अब देखिए, n की वैल्यू 3 दी हुई है। n की वैल्यू 3 से जो l की वैल्यूज आ जाती है वो आ जाती है 0, 1 एंड 2। n की वैल्यू n होती है, तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2, राइट। 0 मतलब क्या? 0 मतलब S सबसेट, 1 मतलब आपका P सबसेट और 2 मतलब आपका D सबसेट, ठीक है। S सबसेट, P सबसेट एंड D सबसेट। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करो तो S में कितना होता है आपका? 1 होता है। P में कितना होता है आपका? P में आपका होता है 3 एंड D में आपका होता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप देखो n की वैल्यू 3 थी तो सबसेल्स की क्या क्या वैल्यू थी? L की वैल्यू थी 0, 1, 2, यानी कि S सबसेल था, P सबसेल था एंड D सबसेल था। S में नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 एंड D में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, 1, 3 एंड 5, ठीक है। पूछ रहा है कितनी m की वैल्यूज पॉसिबल है, m की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। m किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। m किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 1, 2। वहां से आपका आ गया s, p एंड d ऑर्बिटल्स। s के पास एक ऑर्बिटल, p के पास आपके 3 ऑर्बिटल्स एंड d के पास आपके 5 ऑर्बिटल्स। तो यहां से टोटल ऑर्बिटल्स का नंबर कितना आ रहा है? 9 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 9 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो टोटल m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? आपकी 9 वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि for each atom the energy required for the removal of electron from various substances is given as under। आपके पास क्या क्या दिया? 3s, 3p एंड 3d। 3s, 3p एंड 3d दिया हुआ है। यहां से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पूछ रहा है किसी एक एनर्जी लेवल से आपको क्या करना है, किसी एक एनर्जी लेवल से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आपको पता है कि अगर किसी और एटम के लिए बात करते हैं तो 3s, 3p और 3d की एनर्जीज क्या होती है? अलग अलग होती, क्योंकि वहां पे हम क्या लगाते हैं? n+l रूल लगाते हैं। n+l की वैल्यू जिस एटम के लिए ज्यादा, जिस ऑर्बिटल के लिए ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। किसी और एटम के लिए बात कर रहे होते तो n+l रूल लगाते हैं। n+l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो L पे डिपेंड नहीं करती, केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? N के ऊपर डिपेंड करती है। L के ऊपर डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? N के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। आपने देखा होगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी की क्या वैल्यू होती है? -13.6 Z²/n²। तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां से 3s, 3p और 3d की एनर्जी क्या होगी? इक्वल। ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी देखे होंगे, क्लासरूम में भी करवाए गए हैं और पहले टेस्ट में भी आए हैं। तो तीनों की एनर्जी इक्वल है। आपकी एनर्जी ऑफ 3s, एनर्जी ऑफ 3p, एनर्जी ऑफ 3d क्या है? तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो तीनों से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या लगेगी? इक्वल ही लगेगी। तो E1 = E2 = E3 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राइट।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आयरन एटम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसकी बात हो रही है? आयरन एटम की बात हो रही है। अगर आप आयरन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर आपका आएगा 4s2 3d6। आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इस तरह से, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है कहाँ? n इज इक्वल टू 3 में, n इज इक्वल टू 3 में और n इज इक्वल टू 2 में। n इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ? n इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ थर्ड सेल, एंड 2 का मतलब हुआ d ऑर्बिटल। यानी कि ये पूछ रहा है कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियरली विजिबल है कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 6 इलेक्ट्रॉन है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इधर ही देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल ऑफ Cr3+ इज नॉट इक्वल टू। आपको क्या कह रहा है कि डी सबसेल में क्रोमियम 3 है ना, क्रोमियम 2+ के लिए, क्रोमियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आएगा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका आर्गन, फिर आपका आएगा 4s1 3d5, 4s1 3d5 आ जाएगा क्रोमियम का। और आप क्रोमियम 2+ लिखो, अगर क्रोमियम 2+ लिखो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा s से, 4s से निकलेगा, दूसरा आपका d से निकलेगा। क्या होगा आपका? पहला इलेक्ट्रॉन आपका s से निकलेगा, दूसरा d से निकलेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 3d4। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर्गन 3d4 4s0, यानी कि 3d4 ही लिख लेते हैं, 4s0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3d4 आ गया। यानी कि इसमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? d ऑर्बिटल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल ऑफ क्रोमियम 2+, z इज इक्वल टू 24 दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है। तो आपको केवल इलेक्ट्रॉन गिनना है। तो इलेक्ट्रॉन गिनना काफी आसान है। अगर आप देखें, है ना, किसमें इक्वल नहीं है तो आप सब में गिन सकते हो, बहुत आराम से निकालना है, काफी आसान है। तो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ देखें, ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? डी ऑर्बिटल इन Fe3+। अगर आप Fe3+ को ऑब्जर्व करो, Fe3+ को ऑब्जर्व करो, फेरस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर आप फेरस का लिखते, अगर आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो आपका आता आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6। आप Fe3+ का लिखेंगे, अगर आप Fe3+ का लिखेंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका s सबसेल से और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका d से, तो आ जाएगा आपका 3d5। क्या आ जाएगा? 3d5। तो आपके d में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फेरस 3+ में, फेरस 3+ में d में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 3, है ना। आयरन 3+ में आपके d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। d में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 5। और वहीं क्रोमियम 2+ में d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ऑफ कोर्स ये 4 5 के इक्वल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 2+ में है 4 और फिर है ना आयरन 3+ में है 5 डी में, राइट। चलो, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ दिस एटम। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम किस एटम की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पहले अपने को पता होना चाहिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के, किसी एक एटम के, है ना, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, राइट। क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि किसी एक एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब हाइड्रोजन को आप देखो, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही एक है, राइट। हाइड्रोजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हाइड्रोजन के पास है ही एक एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लेकर के हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं कि उनके हम चारों क्वांटम नंबर कंपेयर कर पाए। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। पॉलीज कहता है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन के, किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको लेके हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, which of the following does not have spherical as well as angular node।
ना ही स्फेरिकल नोड हो ना ही एंगुलर नोड है, किसके पास नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान है। 1s को देखो, अगर आप टोटल नोड देखो 1s को, तो टोटल नोड किसके इक्वल होते हैं? टोटल नोड होते हैं आपके n-1 के इक्वल। टोटल नोड किसके इक्वल होते हैं? n-1 के इक्वल। तो टोटल नोड आपने यहां से निकाला तो क्या आ जाएगा? टोटल नोड आ जाएगा आपका, देखिए यहां से 1s में देखिए, टोटल नोड आ जाएगा आपका n की वैल्यू 1 है, तो 1-1 टोटल नोड 0 आ गया। टोटल नोड क्या आ गया? 0 आ गया। अगर टोटल नोड आपका 0 आ गया, इसका मतलब ना ही उसके पास एंगुलर नोड है और ना ही स्फेरिकल नोड है। टोटल नोड आपका कितना आ गया? 0, ना ही एंगुलर नोड है ना ही स्फेरिकल नोड है। फिर भी आप अलग अलग निकालना चाहते हो, देखो कैसे निकाल सकते हो। एंगुलर नोड आपका किसके इक्वल होता है? एंगुलर नोड जो होता है वो L के इक्वल होता है। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, तो एंगुलर नोड आ गया आपका 0। और स्फेरिकल नोड किसके इक्वल होता है? स्फेरिकल नोड किसके इक्वल होता है? स्फेरिकल नोड इज इक्वल टू n-l-1, यानी कि रेडियल नोड की वैल्यू हो गया आपकी n-l-1। n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, -1 इज इक्वल टू 0। तो एंगुलर नोड और स्फेरिकल नोड दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं। इट मींस 1s के पास आपका ना ही एंगुलर नोड है ना ही आपका स्फेरिकल नोड है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1s, राइट। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? Which of the following sets of quantum number is not possible? कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन खूब करवाए भी जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, है ना। इसमें देखो कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन देखें, आपको दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है आपका n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1। इसमें क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है आपकी +12। आपको मालूम है, क्लियरली दिख रहा है कि कहां गलत है। आपकी अगर L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है, यानी कि S सब सेल की बात कर रही है। M की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? M की वैल्यू होती है -L से L तक, -L to L तक। अगर L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू 0 है, इट मींस M की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है, तो M की वैल्यू, L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू केवल 0 पॉसिबल है, -1 या 1 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहां गलत है। और वैसे भी L इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? S सबसेल। क्या? S सबसेल। और S सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसके लिए M की वैल्यू क्या होती है? 0। -1 की तो कोई संभावना ही पैदा नहीं होती। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें चारों क्वांटम नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ 9.1 × 10⁻31 kg। मास दिया हुआ आपको। मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, एक्यूरेट अप टू 0.001%, राइट। वेलोसिटी दी हुई है आपको 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। एक्यूरेसी दी आपको 0.001%, यानी कि अगर आपको डेल्टा V निकालना है तो आ जाएगा आपका 300। एक्यूरेसी दी हुई है आपको कितना परसेंट? 0.001%। तो आपने देखा 0.001% अपॉन 100, ये हो जाएगा आपकी डेल्टा V। आपको डेल्टा V पता चल गया, राइट। आपको क्या पता चल गया? डेल्टा V पता चल गया। आपसे अनसर्टेनिटी इन क्या पूछ रहा है? पोजीशन पूछ रहा है। अब आपको अच्छे से मालूम है हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, राइट। ये आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। और आपका ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम को आप वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहो तो आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v इंटू m इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। आप इसको और क्लियरली लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ये वाला तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। अब यहां पे देखो आपको h की वैल्यू पता है, h क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट है। आपको देखो ये हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप लिख सकते हो कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, h/4πm। आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पता है, आपको दी हुई थी वेलोसिटी इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड विथ एक्यूरेसी अप टू आपका 0.001%, राइट। तो डेल्टा V की वैल्यू पता चल गई आपको। डेल्टा V की वैल्यू आपको पता है, यहां से डेल्टा V की वैल्यू पता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पता है आपको, h की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट, मास की वैल्यू आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, वैसे भी आपको पता होती है, 4π की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, राइट।
तो इसको लेकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको वेव नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी हुई क्या दिया हुआ है, 12 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछ रहा है वेव नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। वेव नंबर क्या होता है आपका, 1/λ होता है वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपसे वेव नंबर पूछ रहा है, राइट। आपको होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है आपकी c/λ। c/λ यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो 1/λ इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हो 1/λ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन c। क्या लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी अपॉन c। 1/λ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन c, और 1/λ को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट हो गया। 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, आपको लाइट की वेलोसिटी पता है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है, राइट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, आपको लाइट की वेलोसिटी पता है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, लाइट की वेलोसिटी पता है, यहाँ पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ सेकंड इनवर्स में दिया है, यानी कि SI यूनिट में दिया है। लाइट की वेलोसिटी भी आप क्या पुट करोगे, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपने SI यूनिट में पुट किया तो आंसर भी आपका SI यूनिट में आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, तो उसको आप ध्यान रखें, है ना, कि सेंटीमीटर में ही पुट करें। आप वेलोसिटी की वैल्यू भी आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻6 kg विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इज। आपको पता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या होता है, वो होता है h/p। p आपका क्या है, मोमेंटम। आप यहां से लिख सकते हो मोमेंटम का आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, मास इनटू वेलोसिटी। आसान है, लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv, राइट। यहां से आपका क्या हो जाएगा, s की वैल्यू पता है आपको, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इनटू मास की वैल्यू आपको मालूम है, मास की वैल्यू दी है 10⁻⁻6 इनटू वेलोसिटी की वैल्यू दी है आपको 10। तो आपको h की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आपको मास की वैल्यू पता दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻⁻6 kg, आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता है। आप डायरेक्ट क्या करो, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv इज इक्वल टू h/mv इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इनटू 10⁻34 अपॉन मास की वैल्यू पुट की और वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ बेरिलियम 3+ आयन इज। अब आपको मालूम है कि सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का मतलब क्या होगा। n1 की वैल्यू देखो, बार्मर सीरीज है लाइमन बार्मर, बार्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और सेकंड लाइन बोल रहा है तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सेकंड लाइन की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन आपकी 3 से 2 और सेकंड लाइन आपकी 4 से 2, राइट। n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4, राइट। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो आपको नॉर्मल रिलेशन क्या पता है, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू z स्क्वायर, यहाँ पे r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, और आपने अभी निकाला था क्वेश्चन नंबर 9 में निकाला था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, लाइट की स्पीड अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, लाइट की स्पीड अपॉन लैम्डा, है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लाइट की स्पीड अपॉन लैम्डा, यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो 1/λ में आपने क्या किया, c से मल्टीप्लाई किया, तो 1/λ की वैल्यू इतनी थी,
1/λ की वैल्यू आपकी इतनी थी, तो c/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें c से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल c से मल्टीप्लाई कर दो, c/z² r अपॉन 1 माइनस n1² माइनस n2², ये हो जाएगा। यहां से आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं c, बेरिलियम के लिए z की वैल्यू क्या 4, तो हो जाएगा आपका 16, बेरिलियम के लिए z की वैल्यू क्या 4, तो z² यानी कि 16 इनटू आपका r अपॉन 1 अपॉन n1² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन 16, इसको आप सॉल्व करिए, न्यू इज इक्वल टू c 16 r, इसको आप सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका 16 4 माइनस 1 न्यू c r 16 इंटू 3/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 3rc आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3rc आ जाएगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, in which of the following transition maximum energy radiation will be emitted for He plus ion, कि मैक्सिमम एनर्जी किसमें होगी, आपको अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है हीलियम प्लस आयन के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू होती है आपकी -13.6 z²/n², एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी -13.6 n²/z², ठीक है। हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। यहां से आप एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर डिफरेंट n, अलग अलग n के लिए आप एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, और आपको एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी अलग अलग n के लिए, तो आप एनर्जी डिफरेंस निकाल लेना। तो अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगी आपकी किसके लिए, n = 3 to n = 1 के लिए। अगर आप इनमें एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है, आप निकाल के देख लेना। आपने अगर तुक्का मारा होगा, जल्दीबाजी की होगी तो गलत हुआ होगा। सबसे ज्यादा जो एनर्जी डिफरेंस आएगी वो किसके लिए आएगी, n = 3 से n = 1 के लिए, राइट। क्योंकि n = 3 पे आप निकालेंगे और n = 1 पे निकालेंगे और एनर्जी गैप निकाल लेंगे, दोनों का एनर्जी गैप निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा। और वैसे भी मैंने आपको तरीका बता रखा है ना, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता रखी है कि ऐसे केस में अगर स्मॉलर n की वैल्यू, अगर n1 की वैल्यू कम है, अगर इसकी कम है तो एनर्जी ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। n1 = 1 से n2 = 3 तक आपकी इस बीच में जो गैप एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसके लिए मैंने क्लास में एक ट्रिक भी बताई जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि आप डायरेक्टली देख के ही कैसे बता सकते हैं कि किसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगी। निकालना तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि इसको हम निकाल सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देख के ही बताने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। एक बार आप नोट्स पलट के देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज x। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, राइट। तो आपसे कह रहा है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ रही है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है आपकी x। कितनी आ रही है x। आपको पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है, जब आपकी एनर्जी गैप सबसे ज्यादा हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है, जब आपकी एनर्जी गैप मैक्सिमम हो, एनर्जी गैप क्या हो सबसे ज्यादा हो। तो अगर n1 की वैल्यू 1 तो n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, इनफाइनाइट होनी चाहिए, राइट। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आएगा, एनर्जी गैप ज्यादा आएगी। देखिए E = क्या होता है, hc/λ होता है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा की वैल्यू कम, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो अगर आपने n1 की वैल्यू 1 मानी है तो n2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए आती कितनी, 1/λ है ना, इज इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है तो rz² इट में कांस्टेंट z²,
अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है तो इसको हटा देंगे, 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर मतलब आपकी इन्फिनिटी पे स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो सिंपल 1/λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आप निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r के इक्वल आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, ये क्या हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, राइट। क्या किया आपने, आपको पूछा था शॉर्टेस्ट लैम्डा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आपने क्या किया, एनर्जी गैप मैक्सिमम किया। तो n1 इज इक्वल टू 1 से n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, 1/λ इज इक्वल टू r, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, 1/λ इज इक्वल टू r, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/r आ गया। ये आ गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज। क्या आ गया आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज यह है आपका, राइट। अब देखें क्या पूछ रहा है आपसे, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, याद रखेंगे इसको। तो आपके बामर सीरीज पूछ रहा है, बामर सीरीज पूछ रहा है, बामर सीरीज पूछ रहा है। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। अब पूछ रहा है आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या पूछ रहा है आपसे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है। अब लॉन्गेस्ट आपका लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है। अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, यानी कि आपको शॉर्टेस्ट एनर्जी सबसे लीस्ट एनर्जी वाला बताना है। लीस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा आपका n2 इज इक्वल टू 3। इस केस में आपका क्या है, बामर सीरीज के लिए आप पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एनर्जी गैप कम होना चाहिए। n1 इज इक्वल टू 2 से n2 इज इक्वल टू 3 तक एनर्जी गैप सबसे कम होगा। देखिए इसके लिए वेवलेंथ कितना आएगा, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू अब कितना आ जाएगा r z स्क्वायर। अब आपको पता है किसके लिए बात हो रही है, हीलियम 2 प्लस के लिए बात हो रही है। तो हीलियम के लिए z की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर यानी कि आपका जाएगा 4, z स्क्वायर यानी 4 आ गया, r z स्क्वायर। और आपने इधर लिखा 1 माइनस 2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी 4, 1/n2 स्क्वायर यानी 9। आपने इसको सॉल्व किया था आएगा आपका 1/λ इज इक्वल टू 4r इनटू आपने इसको सॉल्व किया था आएगा 36, 9 माइनस 4, 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r इंटू 5/36। 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू जाएगा 4 1 जा 4, 9 टाइम्स जाएगा r 5/9। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5 1/r, ठीक है 1/r आ जाएगा। और 1/r क्या था आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है x, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x। 1/r क्या था आपका, 1/r था आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है x, तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 9/5x विदाउट एनी इशू, राइट। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि वेव्स ऑफ पास्चन सीरीज बिलोंग्स फ्रॉम, बहुत आसान है, पास्चन सीरीज किस में बिलोंग करता है, इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है, किस में बिलोंग करता है, इंफ्रारेड रीजन में। ये सारा आपको याद होना चाहिए कि लाइमन सीरीज किस रीजन में जाता है, बामर सीरीज किस रीजन में जाता है, पास्चन सीरीज किस रीजन में जाता है, मतलब सारी लाइंस का आपको किस रीजन में जाता है याद रहना चाहिए। तो पास्चन सीरीज आपका किस में जाता है, इंफ्रारेड रीजन में जाता है, किस में जाता है, इंफ्रारेड रीजन में जाता है, राइट। चलो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे कि फाइंड द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है ना ऑफ लिथियम 2+ आयन। अब लिथियम 2+ की बात कर रहा है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। आपसे पूछा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या हुआ, n1 की वैल्यू तो 1 हुई, सेकंड एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन क्या हुआ, जब n1 इज इक्वल टू 1 से 2 में गया तो फर्स्ट एक्साइटेशन, 1 से 3 में गया तो सेकंड एक्साइटेशन, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी सेकंड एक्साइटेशन के लिए। तो एनर्जी गैप देख लो, E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू जाएगा -13.6 Z स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 9 माइनस 13.6 इंटू 9। और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिथियम के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर,
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू है 3, तो हमने क्या लिखा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। E1 की वैल्यू ये आ जाएगी, ET की वैल्यू क्या आ जाएगी -13.6 3 स्क्वायर, जेड की वैल्यू आपकी 3, एन की वैल्यू आपकी 3, इतना हो जाएगा आपका, राइट 3 स्क्वायर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ET की वैल्यू क्या जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस एनर्जी गैप निकाल लो आप, एनर्जी गैप अगर आप इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप इनमें एनर्जी गैप निकाल लो, क्या आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 माइनस E1 -13.6 माइनस 13.6 इंटू 9 ऐसा आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है आंसर, कैलकुलेट आप कर लेना खुद से, वैसे आंसर आ रहा है आपका 108.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, आपका NH/2 पाई के प्रोपोर्शनल होता है, आपने निकाला NH/2 पाई के। एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, NH/2 पाई के। एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, NH/2 पाई। जहां पे प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, जहां पे 2 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम को आपका क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n, आपका n के प्रोपोर्शनल है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल है। एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब क्योंकि सारे आंसर आपके रेडियस के टर्म में दिए हैं तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और रेडियस को भी समझना पड़ेगा। तो आपको पता है रेडियस जो होती है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस जो होती है, अगर आप रेडियस का एक्सप्रेशन देखें बोर्स है ना पोस्टुलेट में, रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आता है, रेडियस के एक्सप्रेशन में n के साथ उसका क्या रिलेशन आता है, रेडियस जो है आपका n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2 पाई। h और 2 पाई तो आपके कांस्टेंट है, यानी एंगुलर मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब लेकिन सारे आंसर आपके रेडियस के टर्म में दिए, तो रेडियस के एक्सप्रेशन में आपका n किस फॉर्म में आता है, n स्क्वायर के फॉर्म में आता है। जो रेडियस होता है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस जो होता है वो आपका n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आप कह सकते हो जो n है वो √r के होगा, क्योंकि ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा। अगर आपका देखिए रेडियस क्या था, रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहां से अगर आप रूट इधर ले आओ तो आ जाएगा √r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो बस एंगुलर मोमेंटम आपका n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, n के, और n किसके प्रोपोर्शनल है, रूट में r के, रूट में रेडियस के, √r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आएगा, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो √r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, राइट, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपका ये हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मोमेंटम ऑफ ए फोटोन विथ एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, है ना। एनर्जी दी हुई, आपको पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी hc/λ, hc/λ। आपसे मोमेंटम पूछ रहा है, आपको पता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या कहता है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है, h/p होता है। और आपसे क्या पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। तो यहां से आप मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे निकाल सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू h/λ आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका h/λ आ जाएगा, राइट, h/λ आ जाएगा। अगर आप इसमें c का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो आपका क्या होगा, pc इज इक्वल टू hc/λ।
और h अपॉन लैम्डा किसके इक्वल है? एनर्जी के इक्वल है। किसके इक्वल है? एनर्जी के इक्वल है। यहां से आप क्या लिख सकते हो? Pc इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू, देखिए आपने क्या लिखा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। किससे लिखा आपने? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, कैसे लिखा आपने? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ से। यहां से आप p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? h बाई लैम्डा। मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। आपने मोमेंटम में c का मल्टीप्लाई किया तो h बाई लैम्डा में भी c का मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू e, राइट? तो Pc इज इक्वल टू व्हाट? E। तो यहां से आपका जाएगा P इज इक्वल टू एनर्जी बाई C, राइट? P इज इक्वल टू एनर्जी बाई C। तो बस आपको मोमेंटम पूछ रहा है, आपसे मोमेंटम पूछ रहा है, राइट? आपसे मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम की वैल्यू किस में दी हुई है? आपसे आपको दी हुई है मोमेंटम की वैल्यू SI यूनिट्स में दी हुई है। क्या दी हुई है? SI यूनिट्स में दी हुई है। तो अब लिख लो मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या करो? SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट किया तो हमने कैसे किया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया। अपॉन हमने C की वैल्यू लिख दी 3 इंटू 10⁻⁻+8। हमारा यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ से आराम से मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम। बहुत आसान है। n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1। अब देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो वेव नंबर की बात कर रहा है। वेव नंबर यानी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अगर n2 की वैल्यू 3 हो, n2 की वैल्यू 3 और n1 की वैल्यू क्या हो? 1 हो, तो देखो क्या लिख सकते हो आप? n2 की वैल्यू 3 और n1 की वैल्यू 1 हो तो देखो आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r। आपने क्या लिखा? r लिखा इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर। n1 की वैल्यू क्या है? 1। n1 की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर, राइट? तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो क्या लिखा आपने? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3। आपने इसको कैलकुलेट किया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1/9, तो यहाँ जाएगा आपका 9 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 8/9 r आ जा रहा है। 8/9 r आ जा रहा है, राइट? ये स्क्रीन के अंदर है क्या? यस, स्क्रीन के अंदर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 8/9 r आ गया। 1 बाई लैम्डा क्या है? आपका वेव नंबर। 1 बाई लैम्डा क्या है? वेव नंबर है। वेव नंबर इज इक्वल टू 8/9 टाइम्स r। ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, वेव नंबर आपका किसके इक्वल होना चाहिए? 8/9 टाइम्स r के इक्वल। किस वैल्यू के लिए? तो n इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू 3 और n1 इज इक्वल टू 1 के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट? काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन विल बी। बहुत आसान है। सेकंड एंड थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। आपको पता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट किसके इक्वल होता है? होता है माइनस 13.6 n स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होता है। यहाँ से आप E3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। E3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका? माइनस 13.6। z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी होगी? 2, तो 2 स्क्वायर यानी 4 अपॉन थर्ड सेल के लिए निकाल रहे हैं तो आपका जाएगा 3 स्क्वायर। और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 z स्क्वायर। हीलियम के लिए z की वैल्यू होगी 2, तो 4 अपॉन सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस आपकी दोनों वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। आप E3 माइनस E2 कर दीजिए। एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल है? एनर्जी डिफरेंस आपका इक्वल है E3 माइनस E2 के। एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल है? E3 माइनस E2 के। यहां से आपका एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज
-3.14 electron volt, the energy of second Bohr orbit of helium plus ion will be. सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन बोल रहा है, तो आपको पता है, सेकंड बोर ऑर्बिट आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट। सेकंड बोर ऑर्बिट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड बोर ऑर्बिट पूछ रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगी 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन सेकंड बोर ऑर्बिट पूछ रहा है, तो आपने क्या लिखा 2 स्क्वायर, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू आपकी हीलियम के लिए कितनी होती है 2, और एन की वैल्यू सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए, तो आपने लिखा है यहाँ पे 2, राइट। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे, इन अ सिंगल, ध्यान दें, इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, देन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, बोर्स पोस्टुलेट में मिला था। ये कह रहा है आपसे इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, देन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात हो रही है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, बोर्स पोस्टुलेट में मिली थी। उसमें कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट एनर्जी रहती है, राइट। तो ध्यान दें कि जब किसी सेल में है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, बोर्स पोस्टुलेट आया था कि उसकी एनर्जी क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है, राइट। इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन के अंदर है क्या, हाँ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपसे, द रेडिएशन हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ, यार इसको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमने याद किया है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव्स का होता है, सिर्फ लॉन्ग रेडियो वेव्स का होता है, प्रॉपर्ली ध्यान दे तो किसमें होता है, रेडियो वेव्स का होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स का। तो रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो हाईएस्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पूरा याद रखें, पूरा लाइन याद रखें कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। आपसे दिक्कत कहाँ हो सकती है, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है केवल और केवल कहाँ, आपसे कंफ्यूजन हो सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और किसका वेवलेंथ ज्यादा थी, है ना। तो याद रखिए रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है ना। इसमें मैक्सिमम है तो रेडियो वेवलेंथ का क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम आ जाएगा, राइट। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपका आसान था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज। आपसे पूछा न्यूक्लियस की साइज का ऑर्डर क्या है, आपको पता है न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर आपको बताया था 10⁻⁻15, ये था न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर। 10⁻⁻15 किसका ऑर्डर था, न्यूक्लियस की साइज का। और एटम की साइज का ऑर्डर क्या होता है 10⁻10, एटम की साइज का ऑर्डर क्या होता है 10⁻10, और न्यूक्लियस की साइज का ऑर्डर होता है आपका 10⁻15। 10⁻15 का मतलब क्या होगा आपका फर्मी, 10⁻15 का क्या मतलब हुआ आपका फर्मी हो गया, क्या हो गया आपका फर्मी। तो ये हो जाएगा आपका, काफी आसान है ये, राइट। अब ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट शुरू हो रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी। ऑक्साइड आयन क्या बना रहे हैं आपके, सीसीपी बना रहे हैं, सीसीपी बना रहे हैं। सीसीपी मतलब कितने एटम, 4 एटम्स, कितने एटम्स 4 एटम्स। सीसीपी मतलब एफसीसी यानी 4 एटम्स। और ए क्या कर रहा है आपका, ए ऑक्युपाई कर रहा है आपका 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। तो आपको पता है कि अगर सीसीपी उसमें 4 एटम है, किसी भी क्लोज्ड पैकिंग में अगर आपके n एटम्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं 2n होते हैं, दोगुना होते हैं। तो अगर सीसीपी आपके 4 एटम्स बना रहे हैं, अगर आपका क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग आपके 4 एटम बना रहे हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड कितने हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड कितने हो जाएंगे 8। और ए क्या कर रहा है आपका 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्युपाई कर रहा है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। और 4 एटम है, अरेंजमेंट में 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा यानी कि 8। तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 × 8 यानी कि 1 एटम, कितना आ जाएगा आपका 1 एटम आ जाएगा।
8 में से एक कोई टेट्राहेड्रल जितने थे उसमें से कोई एक एटम ए आ रहा है, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल, तो 1 एटम। नेक्स्ट आपका बी है, बी कह रहा है आपके 4 एटम्स है। अगर आपके किसी भी क्लोज पैकिंग में n एटम्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर भी क्या होता है, n ही होता है, यानी 4 एटम है, यानी 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। और बी क्या कर रहा है आपका 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये भी आपका 1 एटम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा कितना आएगा, ए भी आपका एक नंबर में है, बी भी आपका नंबर में 1 है, वो आपका क्या है 4 है। तो आंसर हो जाएगा आपका AbO4। क्या आ जाएगा आपका AbO4, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे, स्कॉटकी डिफेक्ट इज, बहुत आसान है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है आपका, ये सब तो डिफेक्ट वगैरह पूरा रट डालो, जितना पढ़ा है उतना याद रखो, बस उतने में से सब आएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है आपका, वैकेंसी ऑफ आयंस होती है। क्या होती है आपकी, एक वैकेंसी डिफेक्ट होती है। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है आपका, वैकेंसी डिफेक्ट होता है ना, डिटेल में अपने नोट्स में पढ़िए। आपका क्या होता है डिटेल में, अगर आपने देखा हो अपने नोट्स को देखिए सही से। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है आपका, वैकेंसी ऑफ आयंस। क्या होता है आपका, वैकेंसी डिफेक्ट होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है आपकी आयंस की वैकेंसी होती है, वैकेंसी ऑफ आयन इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा है कि देख के किसी का भी माथा चकरा सकता है, लेकिन है बहुत आसान। क्या कह रहा है उससे देखिए, द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड की थ्योरेटिकल डेंसिटी आपको दी हुई है। डेंसिटी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, है ना। ZnS के लिए आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है, D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इफ द क्रिस्टल हैज 4% फ्रैंकल डिफेक्ट, 4% फ्रैंकल डिफेक्ट बता रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट आपका कितना बता रहा है, 4% बता रहा है, देन द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ ZnS शुड बी। अब आपको कोई भी देख के सोचेगा ये कैसा न्यूमेरिकल है, ऐसा तो मैंने फार्मूला भी कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा तो एक्सप्लेनेशन भी कोई नहीं बताएगा। नहीं बताएगा क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं बताएगा क्योंकि जरूरत नहीं है। ये देख के केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि 4% फ्रैंकल डिफेक्ट है तो कितना आपका आ जाएगा डेंसिटी, न्यू डेंसिटी कितनी आ जाएगी, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप सबको मालूम है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब वो 4% हो, 5% हो, 100% हो, क्या मतलब है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो D थी तो क्या हुआ, पहले डेंसिटी D थी, कुछ फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ तो अभी भी डेंसिटी कितनी रहेगी, D ही रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है NaCl shows Schottky defect, NaCl shows Schottky defect and AgCl shows Frankel defect। NaCl आपका क्या करता है, Schottky defect दिखाता है, और AgCl आपका क्या करता है, Frankel defect दिखाता है। Their electrical conductivity is due to, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है, तो आयनिक कंपाउंड है, NaCl हो गया, वो भी आपका आयनिक कंपाउंड है, Na+Cl-, और आपका AgCl है, AgCl भी आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड ही है, Ag+ और Cl-, राइट। तो NaCl होते हैं, AgCl, दोनों आयनिक कंपाउंड है, दोनों कौन कौन सा आयन देते हैं, NaCl देता है आपका Na+ और Cl-, AgCl देता है आपका Ag+ और Cl-, ठीक है। तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि आयंस का मोशन होता है, किसका मोशन होता है, आयंस का मोशन होता है। तो AgCl हो गया चाहे NaCl हो गया, इलेक्ट्रिकल, वैसे भी आयनिक कंपाउंड में यार, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स आयंस, आयंस की मोशन की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वायर्स, नॉट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से नहीं होता, क्लियर है तो, है ना। किसी भी आयनिक कंपाउंड में चाहे NaCl हो चाहे AgCl हो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स आयंस, राइट। आयंस के मोशन की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, आयंस के मोशन की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है CSBr has a CCP structure with a length of 4.3 angstrom. The shortest interionic distance between CS plus और R minus, CS plus और Br minus, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो आपको पता है CSCl स्ट्रक्चर हो, CSBr स्ट्रक्चर हो, उसके लिए आपको बता रखा है, ठीक है, उसके लिए बता रखा है क्या होता है रिलेशन, CS प्लस Br माइनस है CSCl, सेम होता है ना। सीजियम क्लोराइड या सीजियम ब्रोमाइड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है आपका, है ना। उसका रिलेशन क्या होता है, आपको रिलेशन बता रखा है। इनके बीच की डिस्टेंस, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये आपका कैटायन है जिसका रेडियस R प्लस है, एनायन आपका R माइनस है। कैटायन के रेडियस आपका R प्लस और एनायन के रेडियस R माइनस, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो गया, डिस्टेंस इनके बीच का हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया आपका इनके बीच का R प्लस और R माइनस। और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए या सीजियम ब्रोमाइड स्ट्रक्चर के लिए जो कि BCC में एग्जिस्ट करते हैं, क्या रिलेशन आता है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हो चाहे सीजियम ब्रोमाइड स्ट्रक्चर हो, उसके लिए क्या रिलेशन आता है आपको याद होना चाहिए और निकाल भी सकते हैं आप, याद भी रखें, अच्छी बात है, पढ़ाया गया आप निकाल भी सकते हैं। क्या आता है, √3a इज इक्वल टू 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस। बस आप यहां से देख लें, R प्लस R माइनस की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो R प्लस R माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a अपॉन 2, बस इसी की वैल्यू चाहिए, राइट। तो √3 की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, 1.732, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 4.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आप आंसर देख ले, है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना आंसर आपका आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि आपका एक ऑक्साइड आयन है जो CCP में अरेंज है। ऑक्सीजन आपका क्या है CCP में, ऑक्साइड आयन क्या है आपका CCP में, कहाँ है CCP में, राइट, है ना। CCP में, CCP मतलब कितना हुआ, 4 एटम्स हुए, कितने हुए आपके 4 एटम्स हुए, 4 एटम्स होंगे, है ना। अगर आपके 4 एटम्स है किसी भी क्लोज्ड पैकिंग के लिए, n एटम्स के लिए 2n होते हैं टेट्राहेड्रल, 2n होते हैं आपके टेट्राहेड्रल और n आपके क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल। उस हिसाब से टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 8 वाइड्स हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल और आपके हो जाएंगे 4 ऑक्टाहेड्रल। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे आपसे बोल रहा है कि ए कहाँ है, ए आपका 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल में, ए कहाँ पे है 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो अब देखो ए आपका कहाँ है 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल है 8, यानी कि ए का नंबर हो गया इतना। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। और बी का नंबर क्या है आपका 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने 4। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आएगा आपका 4/3। अगर आप फॉर्मूला बनाओगे सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा आपका ए 4/3, बी 4/3, ओ 4। आप इसमें काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या आ जाएगा आपका A4 B4 O12, क्या आ जाएगा A4 B4 O12। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका AbO3, क्या आ जाएगा आपका AbO3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या आ गया आपका AbO3 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका AbO3, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3, राइट। 29 में आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ZnS स्ट्रक्चर में, ZnS यानी कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में ये सब बता रखा है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, क्या आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है। तो जिंक ब्लेंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कैटायन और एनायन दोनों का 4:4 आता है, 4 कैटायन का भी 4 एनायन का भी। अगर आप जिंक ब्लेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 4 आपका कैटायन का भी आता है, 4 आपका एनायन का भी आता है, 4 कैटायन और 4 एनायन, कैटायन का भी 4 एनायन का भी 4, 4:4 इज द करेक्ट आंसर। अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इन NaCl क्रिस्टल, इन NaCl क्रिस्टल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ईच Na+ आयन इज। आपसे क्या कह रहा है NaCl क्रिस्टल में, NaCl क्रिस्टल में नियरेस्ट नेबर ऑफ Na+ क्या होंगे, नियरेस्ट नेबर ऑफ Na+ क्या होंगे। आपको बता रखा है
पहले ही कि NaCl स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6:6 आता है, 6:6 आता है। मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो या नियरेस्ट नेबर बोलो, बात एक ही है। यानी कि Na प्लस क्या है आपका 6Cl माइनस से गिरा हुआ है। Na प्लस आपका क्या है 6Cl माइनस से गिरा हुआ है। Na प्लस आपका 6Cl माइनस से गिरा हुआ है और Cl माइनस आपका क्या है 6Na प्लस से गिरा हुआ है। Na प्लस क्या है आपका 6Cl माइनस से गिरा हुआ है और Cl माइनस आपका क्या है 6Na प्लस से गिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 और 6Cl माइनस से गिरा होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था Na प्लस कितने आयन से गिरा है, तो आप बोलेंगे 6Cl माइनस आयन से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपसे, इफ द रेडियस ऑफ एन आयन इन एन आयनिक सॉलिड इज 200 पिकोमीटर। क्या कह रहा है आपसे 200 पिकोमीटर कह रहा है। रेडियस ऑफ एन आयन r माइनस की वैल्यू दी है आपको 200 पिकोमीटर, राइट। और कह रहा व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ कैटायन दैट फिट्स एग्जैक्टली इनटू दैट क्यूबिक होल। एग्जैक्टली बोला जो है ना फिट करेगा, तो r प्लस कितना हो जाएगा x पूछ रहा है, जो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा उस क्यूबिक होल में, जो एग्जैक्टली फिट हो जाए। तो क्यूबिकल वाइड में क्या होता है r प्लस और r माइनस फॉर क्यूबिकल वाइड का रेशियो क्या आता है, मेरे हिसाब से 0.732 आता है इसके आसपास ऐसे ही, राइट। r प्लस प्लस r माइनस की वैल्यू क्या आ जाती है 0.732, राइट। तो कह रहा है जो एग्जैक्टली फिट हो जाए, तो क्यूबिकल वाइड के लिए एग्जैक्टली फिट होने के लिए क्या हो जाएगा 0.732 r प्लस प्लस r अपॉन r माइनस इज इक्वल टू व्हाट 0.732। तो r प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.732, यानी कि आपको दिया 200 पिकोमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो शायद कितना आ जाएगा 146.4 पिकोमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपसे द मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्फीयर, the maximum radius of sphere that can exactly fitted in an octahedral hole of cubical closed packing with radius r। फिर से वही बात कह रहा है आपसे, octahedral void के लिए आपसे पूछ रहा है रेडियस रेशियो क्या होगा। आपको पता है octahedral void के लिए आपके लिए रेडियस रेशियो क्या आ जाती है ना 0.414 आ जाता है। कितना आ जाता है 0.414 आ जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब ऑलरेडी कॉपी में लिखवा रखा है तो अलग से बताने के लिए जरूरत है नहीं। ठीक है, याद रखें टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड के लिए ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए ये रेशियोज आप याद रखें, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए भी और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए भी ये रेशियोज आप क्या करें याद रखें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका फिर से रेडियस रेशियो पे, किस पे ही है आपका रेडियस रेशियो पे। आपको रेडियस रेशियो आपको ऑलरेडी कॉपी में लिखवा रखा है। रेडियस रेशियो आपको क्या कर रखा है ऑलरेडी आपको कॉपी में लिखवा रखा है, तो उसको प्रॉपर्ली देखें और प्रॉपर्ली उसको समझ लें और आसान है आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपके लिए फिर बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, राइट। मैच द कॉलम है, आपसे रेडियस रेशियो पूछ रखे हैं, सबका आपको ऑलरेडी पता ही है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है AXOI, क्या कह रहा है आपसे AXOI है आपका। क्या कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन इन HCP एरे। क्या कह रहा है आपसे HCP एरे में क्रिस्टलाइज हो रहा है। HCP एरे में कह रहा है क्रिस्टलाइज हो रहा है, किसमें हो रहा है HCP में। AXOI आपका HCP एरे में क्रिस्टलाइज हो रहा है। HCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ऑक्सीजन हो रहा है आपका। ऑक्सीजन एरे का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन आपका HCP में। HCP में आपका नंबर ऑफ एटम कितना होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में नंबर ऑफ एटम होता है 6। कितना होता है 6। तो ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना हो गया, ऑक्साइड आयन का नंबर कितना हो गया 6, राइट। अब मैंने बता रखा था किसी भी क्लोज्ड पैकिंग में अगर आपके n एटम है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाते हैं 2n और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाते हैं n, यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे 12। अगर 6 एटम है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे 12 और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे आपके 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो आपके 6 एटम हो गए और कह रहा आपका ए जो है 2 ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई करता है। तो ये क्या करता है आपका 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड यानी कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड है 6, तो उसका 2/3 आपने निकाला तो 3 2 4 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 4। तो आपके ए के कितने एटम आ रहे हैं आपके 4, ऑक्सीजन के कितने एटम आ रहे हैं 6,
तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा A2O3। कितना आ जाएगा आपका? A2O3 आ जाएगा। A2O3 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा आपका? A2O3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। क्वेश्चन नंबर 36 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको एक क्यूब बना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या रखा है? क्यूब बना दे रखा है। एटम्स बहुत सारे अरेंज कर रखे हैं, कॉर्नर पे भी और बीच में भी। एक क्यूब बना रखा है और एटम्स अरेंज कर रखे हैं कॉर्नर पे भी, क्यूब पे भी। आपका एच सेंटर पे एक एटम लेके पूछ रहा है। एच सेंटर पे एक एटम है, एच सेंटर पे एक एटम है और पूछ रहा है कि ये क्या है ना? ये क्या है आपका? एस एटम जो ये एस है, इसके बारे में पूछ रहा है ये क्या है। आपको बता रखा है, एक्स्ट्रा क्लास लिया था प्रॉपरली इस पे, है ना, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के ऊपर एक्स्ट्रा क्लास लेके बहुत डिटेल में समझाया था। आपको प्रॉपर एक फीलिंग दिलाई थी, है ना। एक घर इमेजिन करवा के एक्स्ट्रा क्लास जब लिया था सॉलिड स्टेट की, तो उसमें प्रॉपर फीलिंग दिलाई थी कि कहाँ पे वाइड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से। तो बताया था प्रॉपरली, आपको बताया था। क्या बताया था? जो एफसीसी सॉरी जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं आपके एच सेंटर पे। कहाँ होते हैं? आपके एच सेंटर पे। ये प्रॉपर बता रखा है। एक्स्ट्रा क्लास ली थी ना सॉलिड स्टेट की, उसमें पोजीशन ऑफ वाइड्स बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फील भी करा रखा है। प्रॉपर फील होगा तो ज्यादा अच्छा फील होगा, राइट। तो ज्यादा अच्छा महसूस होगा कि आपको कैसा हो रहा है। तो उसको ध्यान रखें। जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की थी, मैक्सिमम बहुत ज्यादा बच्चे थे, वो क्लास के बाकी बच्चों को भी बताओ, और जिन्होंने नहीं अटेंड की थी वो दोबारा पूछो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। चलो, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड आपके कहाँ होते हैं? एच सेंटर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होता है। कहाँ होता है? एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। और वहीं पे टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होता है? आपका बॉडी डायगोनल पे होता है। कहाँ होता है? आपका बॉडी डायगोनल पे होता है। बॉडी डायगोनल पे होता है। तो बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको एच सेंटर दे रखा है, एच सेंटर पे दे रखा है। और एच सेंटर पे क्या होगा? आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। क्या होगा? आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। हेंस आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। आपको बता रखा ऑलरेडी कि जो NaCl स्ट्रक्चर होता है, NaCl स्ट्रक्चर होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6:6 होता है। और CHCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8:8 होता है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। CHCl का कितना होता है? 8:8। प्रेशर बढ़ाने पे ये इधर कन्वर्ट होता है, प्रेशर बढ़ाने पे ये इधर कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इधर कन्वर्ट होता है, राइट। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? प्रेशर बढ़ाने पे इधर जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे इधर आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और वैसे भी आप ऐसे समझो, वैसे भी आप ऐसे समझो कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी, है ना। आपकी भीड़ होगी ना, भीड़ एटम्स की। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, एटम्स और क्लोज आएंगे। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एटम्स और क्लोज होते जाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पे एटम्स क्लोज आएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर और सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उनमें आपस में इंटर कन्वर्जन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयरिंग पैटर्न विल हैव ए वाइड फ्रैक्शन ऑफ 0.26। वाइड फ्रैक्शन दे रखा है, वाइड फ्रैक्शन दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.260। ये फ्रैक्शन है। अगर इसको परसेंटेज में बदलोगे तो कितना जाएगा? 26% आ जाएगा। अगर वाइड परसेंटेज आपका कितना है? 26% है। वाइड परसेंटेज देखो, वाइड फ्रैक्शन दिया हुआ था, वाइड फ्रैक्शन होगा आपका 0.260 और वाइड परसेंटेज आपका जाएगा 26%। परसेंटेज कितना आ जाएगा? 26%। तो वहां से आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 74%। और 74% पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती थी? याद करो, CCP की और SCP की। CCP की और SCP की, यानी किसकी किसकी? ABC टाइप की और ABAB टाइप की। किसकी? ABAB टाइप की। ABC टाइप की और ABAB टाइप की। किसकी? ABC टाइप की और ABAB टाइप की।
यहाँ ऑप्शन में आपको एबीसी टाइप दिया हुआ है, हेंस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एबीसी टाइप आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया हुआ। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपसे, आपको मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ है। एक मिनट यार, मार्कर चेंज कर लेते हैं। आपको मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ है। मास आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कितने एटम होंगे। अब किसी चीज का अगर मास दिया और पूछ रहा है कितना एटम दिया, कितने एटम होंगे, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, है या नहीं। नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब होगा क्या, देखो अपने को मास दिया हुआ 100 ग्राम मास दिया हुआ है। कोई भी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, वेट देख लेते हैं कौन सा ढंग का चल रहा है। हाँ, इसको चलाते हैं थोड़ी देर, चलो ध्यान दो। आपको पता मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। अब पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे, मास दे रखा है और पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे। मास दे करके अगर ये पूछ रहा है कि कितने एटम्स होंगे, इसका मतलब अपने को नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास, यानी कि अपने को मोलर मास भी पता होना चाहिए। अब मोलर मास कैसे पता चलेगा, बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। यहां से आप मोलर मास क्या लिख सकते हो, मोलर मास इक्वल टू लिख सकते हो डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड, इंटू एन ए अपॉन जेड। अब देखो आपको क्या क्या पता है, आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है, आपको क्या क्या पता है, आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है। डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए की वैल्यू पता है आपको, क्या किसकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है 200 पिकोमीटर, ए की वैल्यू पता है आपको 200 पिकोमीटर, उसका आप क्यूब निकाल लोगे। एन ए की वैल्यू तो पता ही है 6.022 × 10⁻23। एफसीसी दिया हुआ है, एफसीसी मतलब जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मोलर मास पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा आपको, मोलर मास, मोलर मास पता चल जाएगा। तो n इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास 100 ग्राम दिया है जो कि अपॉन क्या आपको मोलर मास है ना, गिवन मास कितना आपका 100 अपॉन मोलर मास, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, मोलर मास आ जाएगा आपका 100 अपॉन मोलर मास। यहां से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता चल गए, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास जो कि आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास यानी कि जो कि 100 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास नहीं पता, मोलर मास हम यहां से निकालेंगे। मोलर मास निकालने के बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो नंबर निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 39 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द क्रिस्टल विथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज फेरस ऑक्साइड, राइट, FeO। आपको करवाया भी है कॉपी में एग्जांपल कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाता है, लाइक आपका इस तरह का एग्जिस्ट करता है Fe 0.96 ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। निकल भी करता है, फेरस ऑक्साइड भी करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे आपका है ना आयरन ऑक्साइड है, आपको करवा रखा है कॉपी में, एग्जांपल करवाया, इनफैक्ट आपको कॉपी में ये वाला एग्जांपल करवाया है, फेरस ऑक्साइड वाला ही। निकल ऑक्साइड भी कर सकता है ना। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं, लाइक आपका फेरस है 0.96 हो, इस तरह से जो बना रखा है 0.97 हो, है ना, इस तरीके से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक इन नेचर होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फेरस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका, फेरस ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट आपसे देखिए 41 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, प्लैटिनम क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। प्लैटिनम क्या कर रहा है आपका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज कर रहा है। एज लेंथ दिया हुआ है ए, कह रहा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज, आपको बता रखा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर हमेशा कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर हमेशा कितना होता है, 2r के इक्वल होता है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर हमेशा किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, राइट। आपको पता है FCC के लिए, FCC के लिए आपको मालूम है, FCC के लिए क्या होता है फॉर्मूला, √2a = 4r होता है। एज लेंथ और रेडियस के रेशियो क्या होता है, FCC के लिए, FCC के लिए एज लेंथ और रेडियस के रेशियो क्या होता है,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है √2a इज इक्वल टू 4r, √2a इज इक्वल टू 4r, और आपका डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या होता है 2r, तो आप 4r इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2a, यहां से आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2r इज इक्वल टू √2a, यहां से आप लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू √2a/2, 2r आपका क्या है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, दैट इज इक्वल टू √2a/2। इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड हैविंग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब किसकी, NaCl स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ आपका NaCl स्ट्रक्चर, याद रखेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब NaCl स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। अब NaCl स्ट्रक्चर के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका A इज इक्वल टू 2r प्लस प्लस r माइनस, ऐसा हो जाता है, राइट। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन क्या होता है, रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन होता है आपका A इज इक्वल टू 2r प्लस प्लस r माइनस, राइट। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए आपका क्या आता है एज लेंथ इज इक्वल टू 2r प्लस प्लस r माइनस, यानी कि एज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू कैटायन का रेशियो प्लस एनायन का रेशियो, राइट। आपको एज लेंथ की वैल्यू दी हुई है, आपको एज लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है 508 पिकोमीटर, क्या दिया हुआ 508 पिकोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आपको कैटायन का रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको 110 पिकोमीटर, प्लस एनायन का रेडियस आपको निकालना r माइनस मान लीजिए इसको, राइट। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आपका है क्या है, एक सर आ गए थे गेट पे, राइट, इसलिए ऐसी आ रही थी मुझे थोड़ी थोड़ी। चलो देखो, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी NaCl स्ट्रक्चर, क्या है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी कि NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर के लिए एज लेंथ इज इक्वल टू, उसको लिखवा रखा है कॉपी में, NaCl स्ट्रक्चर के लिए यानी कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए A इज इक्वल टू क्या होता है एज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू r प्लस प्लस r माइनस, आपको है ना A की वैल्यू एज लेंथ की वैल्यू दी हुई है 508 पिकोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस, एनायन का रेडियस आपको नहीं मालूम, राइट। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, आपका निकालेंगे इसको कितना आ जाएगा 508 इज इक्वल टू 220 प्लस 2r माइनस, यहां से आ जाएगा आपका 2r माइनस इज इक्वल टू 508 माइनस 220, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका r माइनस की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका r माइनस की वैल्यू आ जाएगी, है ना, दैट इज इक्वल टू आपकी 144 आ रहा है लगभग, ठीक है 144 पिकोमीटर के आसपास, क्या आ रहा है आपका 144 पिकोमीटर के आसपास, r माइनस इक्वल टू कितना आ रहा है 144 पिकोमीटर, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है आपसे इफ A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल देन which one is the correct relationship, ठीक है। रिलेशनशिप क्या क्या दिया है, पहला दिया आपका सिंपल क्यूबिक के लिए SCC के लिए दिया हुआ, अब आपको पता है SCC के लिए क्या होता है एज लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, एज लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा कह रहा है BCC के लिए, दूसरा आपसे कह रहा है BCC के लिए, BCC के लिए आपको पता है क्या होता है √3a इज इक्वल टू क्या होता है 4r होता है, तो यहां से आपका r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आपका रेडियस इक्वल टू आ जाएगा √3a/4, क्या आ जाएगा √3a/4, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है सही है। नेक्स्ट है आपका FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके लिए आपका क्या होता है √2a इज इक्वल टू 4r होता है, यहां से रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा √2a/4, क्या आ जाएगा आपका √2a/4, यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका a/√2√2, राइट, r इज इक्वल टू a/2√2, ये भी सही हो गया। तो तीन स्टेटमेंट सही है, आपका स्टेटमेंट 1 भी सही है,
2 भी सही है और 3 भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव सही है। क्या आपका सारे के सारे सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन देखिए ये आ ही गया है ना, ये एग्जाम्पल जबकि दूसरा था फिर भी ये क्वेश्चन आ गया। देखिए हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए पूछ रहा है आपसे, आपको सारे याद रखने हैं और आपको सारे याद रखने की ट्रिक बताएं क्वेश्चन नंबर 44 वाले कि आपको सारे क्रिस्टल कैसे याद रखने हैं। तो हेक्सागोनल वाले के लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120 और ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये आपका किसका होता है, हेक्सागोनल के लिए होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल के लिए होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए होता है। तो ध्यान रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। याद रखने का तरीका आपको ऑलरेडी बता रखा है इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। वो आपको पता है ना, कोवेलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, कौन सा है जो एग्जिस्ट करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। तो आप ध्यान दो सिलिकॉन कार्बाइड कैसा होता है, सिलिकॉन कार्बाइड आपका कैसा होता है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ये कैसा होता है आपका, नेटवर्क सॉलिड होता है। SiC हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, SiO2 हो गया, ये सारे ही आपके कैसे हैं, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, नेटवर्क सॉलिड के हैं। किसके एग्जांपल हैं, नेटवर्क सॉलिड के। कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं इसको, नेटवर्क सॉलिड को कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। तो ये सारे एग्जांपल क्या हैं, चाहे SiC ले लो, सिलिकॉन कार्बाइड ले लो, डायमंड ले लो, SiO2 ले लो, ये सारे आपके किसके एग्जांपल है, नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल है। तो इसमें एक ही आपका SiC है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपका DRT 1 यानी कि दक्षिणा रिवीजन टेस्ट 1 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम देते रहिए। टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।